अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। हुकूमत का आलमी मालियाती इदारों से मजीद कर्ज लेने का फैसला। यूरो और स्कूक बॉन्ड्स के जरिए 3 साल के लिए फंड्स लेने का प्लान। गैर मुल्की बैंकों और मालियाती इदारों से बोलियां तलब। बैरूनी अदायगियों और ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए फैसला किया गया। कैप्टिव पावर लेवी को माकूल बनाया जाए। सनती शोबे के लिए बिजली की लागत बढ़कर 75 रुपए फी यूनिट तक पहुंच गई है। एप्टमा का वजीर पेट्रोलियम को खत। और कराची द सक्खर मोटरवे M6 की तामीर के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। एशियाई तरक्याती बैंक और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दरमियान मुआहदा तय। मनसूबा अगले 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का ऐलान। और आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपये 87 पैसे पर आ गई। यूरो के हवाले से आपको बताएं, ये 32 पैसे सस्ता हुआ है। पर बरतानवी पाउंड भी इसकी कीमत में 90 पैसे का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद इसकी कीमत 377 रुपये 29 पैसे हो गई है। गोल्ड की मार्केट को देखते हैं। मुल्क में सोने की कीमत 5 लाख रुपए से नीचे आ गई है। एक बार फिर फी तोला 1200 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई। फिर 10 ग्राम सोने की कीमत में 1029 रुपये की कमी देखी गई। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो गोल्ड $12 फी ओन सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत $4766 पर आ गई है। आज के प्रोग्राम के मौजू की तरफ आते हैं। आज बात होगी ईरान ट्रांजिट रूट की। पाकिस्तान ने वस्त एशियाई रियासतों से तजारत के लिए नई राहदारी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान पर रिवायती इंहिसार खत्म किया जा रहा है। ईरान के रास्ते ट्रांजिट रूट को फाल कर दिया गया है। उज़्बेकिस्तान को फ्रोजन गोश्त की पहली खेप भी रवाना की गई है। इस राहदारी की अहमियत की बात करें तो इससे 5 वस्त एशियाई रियासतों तक रसाई मिलेगी। ताजिकिस्तान तक रसाई के लिए चीन के जरिए भी रूट पर गौर किया जा रहा है। फिर अगर रूस से ज़मीनी तजारत की बात भी करें तो ईरान ट्रांजिट रूट को तौसी देकर रसाई मिल सकेगी। माहिरीन की राय को देखें तो ईरान ट्रांजिट रूट को अफगानिस्तान की निस्बतन बेहतर करार दिया जा रहा है। उनके मुताबिक अफगान रूट छोटा जरूर है, लेकिन खतरात से भरपूर है। सिक्योरिटी खतरात हैं, भत्ते की वसूली है, हाई इंश्योरेंस प्रीमियम है, फिर तजारत की मुअत्तली और कच्चे रास्तों से मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता है। जबकि ईरान में पुख्ता सड़कें, कम इंश्योरेंस प्रीमियम और महफूज रास्तों की वजह से सामान निस्बतन कम वक्त लेगा। अगर ताजिरों की बात करें तो वो ये नई तजारती राहदारी से खुश हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि ईरान ट्रांजिट रूट को कामयाब बनाने के लिए फ्रेट सब्सिडी दी जाए ताकि इब्तदाई लागत को कम किया जा सके। हमारे साथ मौजूद होंगे FACCI के रहनुमा एसएम तनवीर साहब और ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद अहमद साहब भी। लेकिन उससे पहले आपको रिजवान आलम की खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। पाक अफगान कॉरिडोर की बंदिश भी पाकिस्तानी मसनूआत को ना रोक सकी। 5 वस्ती एशियाई रियासतों और मॉस्को तक पाकिस्तानी मसनूआत पहुँचाने के लिए नया जमीनी रास्ता पाक ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर फाल कर दिया गया। गोश्त की पहली खेप 10 अप्रैल को ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूटर्स TIR के निज़ाम के तहत उज़्बेकिस्तान को रवाना भी कर दी गई। TIR के जो लाइसेंस होते हैं जिन ट्रांसपोर्टर के पास, वही ये कार्गो आगे ले जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ 2-3 प्रॉब्लम है इस इशू में। अगर ये हम हल कर लें तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, वरना फिर इसमें ब्रेक लग जाएगा। पहला इशू तो इसमें ये आ रहा है, जो TIR कंपनियाँ हैं वो लाइसेंस पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है, वो 8-10 हैं। तो इसके लिए हमारी तजवीज़ यही है FBR को कि जो बॉन्डेड कैरियर अफगान ट्रांजिट ट्रेड का काम करते थे उनको भी ये अलाउ किया जाए कि वो भी ये कंसाइनमेंट ले जाएं और अपने CIS कंट्रीज़ में पहुंचाएं। TIR ट्रांसपोर्टर्स के पास एक ऐसा लाइसेंस होता है जिस पर वो अपने ट्रक की GD कैरियर सिस्टम में प्रोसेस करके वस्ती एशियाई रियासतों और रूस तक सामान बआसानी ले जा सकते हैं। किसी भी मुल्क के बॉर्डर पर इन्हें रोका नहीं जाता। ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान से वस्ती एशियाई रियासतों को फल, सब्जियां, फ्रोजन गोश्त, चावल, दवाएं, सर्जिकल आलात और फूड आइटम्स भेजे जा रहे हैं। तो मेजॉरिटी पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है सेंट्रल एशिया के लिए, जो कि डिस्टर्ब हुई थी ऑन द अफगान रूट। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द ईरान साइड हम लोगों ने या पूरी मार्केट ने, जो भी इसके लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स थे, दे केम अप विद द सोल्यूशन। हमने यहाँ से ईरान से सारी ट्रांजिट की और तकरीबन गोश्त सिर्फ इटसेल्फ अगर मैं एक सिंगल कमोडिटी को पकड़ूँ तो 100 से ज़्यादा ट्रक्स जाते हैं, विच इज़ अबव 3000 टन्स पर मंथ। स्टेक होल्डर्स के मुताबिक ईरानी कॉरिडोर की ट्रेड इंडस्ट्री 10 से 15 अरब डॉलर की है, जिसमें जंग खत्म होने और कंपटीशन बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की लागत भी कम हो जाएगी।
ताजिरों का कहना है कि हुकूमत पाक ईरान कॉरिडोर को कामयाब मुतबादिल बनाने के लिए इब्तिदाई तौर पर फ्रेट सबका ऐलान करे। TIRs के अलावा बाउंडेड कैरियर ट्रांसपोर्ट को भी कॉरिडोर में शामिल किया जाए। कैमरामैन जिशान अली के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। एहसन तनवीर साहब, आगाज़ में आपसे करूंगा। पाकिस्तान ने वस्त एशियाई ममालिक से तजारत के लिए अब ईरान के जरिए जो नया ट्रांजिट रूट शुरू किया है, इसी पर हम बात करेंगे। पहली शिपमेंट भी उज़्बेकिस्तान भेजी गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को छोड़कर अब ईरान के जरिए जो नया रूट शुरू किया है, अब ज़रा इस हवाले से बताइए, क्या हमें इससे ज़ायद फ़वाइद मिलेंगे कंपैरेटिवली अफगानिस्तान के? शाजिब साहब, ये जो पहली शिपमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो कि एक 13 अप्रैल को हुई है फ्रोजन फ्रूट की, फ्रोजन मीट की, सॉरी, ये जी बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के लिए अगर CIS कंट्री खुल जाती है तो। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारा वाह खान बॉर्डर शायद खुल जाए और उसके थ्रू हम बढ़ा लें, मगर अगर हमने ईरान के थ्रू भी ट्रेड अगर शुरू करते हैं फॉर CIS कंट्रीज तो हमारे लिए पोटेंशियल बहुत बड़ा है। बट मुझे अभी तक थोड़ी क्लैरिटी नहीं आई है कि ये जो रूट हम ले रहे हैं इसमें क्या बैंकिंग चैनल यूज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ। अगर तो बैंकिंग चैनल खुल गया तो ये तो $1 बिलियन प्लस की हमारी यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी और ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत खुश आइन, बहुत अच्छा ये स्टेप है। और ये चीज़ें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें क्लैरिटी होना ही बहुत ज़रूरी है। तनवीर साहब, अफगानिस्तान के रास्ते ज़ाहिर जब हम तजारत की बात करते हैं, ट्रांजिट रूट को देखते हैं, सिक्योरिटी खदशात बहुत ज़्यादा हैं, फिर इजाफी लागत जैसे मसाइल में हम देखते हैं, हमारी तजारत को उससे अब तक कितना नुकसान पहुंचा है अगर हम सिर्फ इसी का एस्टिमेट लगाएं तो? जी बिल्कुल, बट अगेन देखिए ना, इसमें अगर बैंकिंग चैनल खुल जाता है, ये जैसे हमारा निगोशिएशंस चल रही हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर ये इनकी डील फाइनल हो गई और ईरान के लिए इन्होंने बैंकिंग चैनल खोल दिया तो अब CIS तो थोड़े ईरान ही इतना बड़ा पोटेंशियल पाकिस्तान के लिए बन जाएगा जो कि अनबिलीवेबल हो जाएगा, क्योंकि ईरान से जो पाकिस्तान की चीजें आ रही हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लाइक डीजल आ रहा है, LPG आ रहा है, ड्राई फ्रूट आ रहा है, और जो पाकिस्तान से वहां जा रहा है मीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और बहुत बड़ी मार्केट ये एक और खुलने जा रही है हमारी। तो अब दुआ करें कि ये डील जो हमारे फील्ड मार्शल साहब दिनों रात जान मार रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और ये अगर कामयाबी हो गई और ईरान खुल गया तो इस वक्त जो भी चीज पाकिस्तान से वहां जा रही है वहां पर मल्टीप्लाई बाय 3 का रेट है वहां पर। अगर मैं आपको मिसाल दूं, अगर यहाँ पे 2000 रुपए का गोश्त है तो वहां पे 6000 रुपए का गोश्त है। तो इतनी बड़ी डिमांड है, इतनी बड़ी मार्केट खुलने वाली है हमारे लिए कि कमाल हो जाएगा हमारी इकॉनमी। बिल्कुल, हम ईरान के पोटेंशियल से ही तनवीर साहब बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। भाई साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अफगानिस्तान के जो रूट के बजाय ईरान के जरिए अब सेंट्रल एशिया तक रसाई की बात हो रही है, जो नया रूट शुरू किया जा रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत महफूज है और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हम ईरान की बात करते हैं, वहाँ पे बेहतर रोड्स हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इससे जाहिर है हमारे बिजनेस को बहुत फायदा पहुंचेगा, हमारी एक्सपोर्ट्स को बहुत फायदा पहुंचेगा। जी हाँ, बात ये कि जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा फ्रोजन मीट गया है, मगर मैं यहाँ बात ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी जो एक्सपोर्ट जो हो रही है वाया ईरान, जंग से पहले हो रही है फ्रूट एंड वेजिटेबल की, अगर मैं बात करूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल, सबसे बड़ा वॉल्यूम जो कैरी करता है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल करता है। हमें इशू था ईरान से जाने का, जो हमें कमर्शियल बैंक FI नहीं दे रही थी हमें, तो हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक को इन्वॉल्व करके उनसे बातचीत की, फिर PM हाउस भी इसमें इन्वॉल्व हुए, तो हमें एग्जाम हो गया था FI हमें, और जो है हमें कमर्शियल बैंक की तरफ से मिलना शुरू हो गया था, तो हमारी ट्रेड 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी थी। और अफगानिस्तान का जब रूट नहीं था तो जाहिर बात है हमारा पेरिशेबल आइटम है, हम रुक नहीं सकते, इसलिए कि एक दिन भी ज़ाया होना हमारे ट्रेड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगर मैं बात करूं कंपैरिजन ईरान और अफगानिस्तान को, तो देखें जी, ज़ाहिर बात है अफगानिस्तान से हमारा ट्रांजिट टाइम जो था वो 7 से 9 दिन था। अगर हम ईरान के थ्रू जा रहे हैं तो वो 15 दिन भी लगते हैं। जब कंजशन लग जाता है तो हमें 25 दिनों तक जो है हमारा शिपमेंट वहाँ पहुँचे हैं। और फिर अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ
कंपेयर टू अगर मैं सरगोदा या क्वाड़ा से बात करूं, वहाँ से अगर अपना ट्रक की मूवमेंट की बात करूं तो अफगानिस्तान से 3 से $3,500 था और ट्रक जो वेट उठाता था वो 32 टन उठाता था। जब हम ईरान की तरफ से जा रहे हैं तो हमारा जो फ्रेट शुरू हुआ था 6,000 पे और 9,500 तक गया। अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं 8,500 हमने जो है एक ट्रक की जो है फ्रेट भरा है और इसके अलावा इसका ट्रांजिट टाइम भी ज्यादा है और जो ईरान के थ्रू जो जाता है वो जो कैरी करता है वो 23 टन करता है। इसीलिए भाई साहब फ्रेट सब्सिडी की बात भी की जा रही है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, ये सब्सिडी दी जाए, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं तनवीर साहब। इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ज़ाहिर है नए रूट शुरू हो रहे हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो मुश्किल दौर है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स की जब बात करते हैं उसको बढ़ाने के लिए उसमें बहुत मुश्किल आते हैं, मुसलसल हम देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, तो हम एक नई डायरेक्शन का आगाज़ तो यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो लॉजिस्टिक के मसाइल हैं, जो लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर है, उसके मसाइल भी अपनी जगह हैं। हमारा वो रेडी अब तक है इसके लिए कि नहीं है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में ना मुझे लग रहा है कि हम एक क्राइसिस से निकल रहे हैं, तो जो हमारी कैपेसिटीज नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं हमें भी बिल्ड करनी है और वो तेजी से हम बिल्ड कर रहे हैं। रोड नेटवर्क, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इस पे ऑलरेडी तेजी से काम हो रहा है। अगर ये जो जैसे वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट तो गैस अवेलेबल है इस वक्त पे, जो हम अभी तक पाकिस्तान में नहीं ले रहे, और गैस की लाइन बॉर्डर तक आके पहुंची हुई है, तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं। बिल्कुल तनवीर साहब, जैसा कि मैं ML1 का भी जिक्र कर रहा हूं कि उसकी कंप्लीशन भी बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसकी जरूरत है हमारे को। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत, अभी मैंने 4-5 दिन पहले एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे इंटरनल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। हमारे यहाँ पर हम 10 रुपए की बिजली प्रोड्यूस करते हैं 12,000 मेगावाट और उसमें सिर्फ 3,000 मेगावाट हम इवैक्यूएट करते हैं, 9,000 हम जाया कर देते हैं, क्योंकि हमने वो जो नॉर्थ से साउथ की जो ट्रांसमिशन लाइन डालनी है अभी तक हमने वो लाइनें नहीं डाली। पता नहीं हम किसका इंतजार करते हैं, और वो जो लो कॉस्ट बिजली है उसको हम जाया कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज को हम IMF पे डाल देते हैं। IMF का क्या ताल्लुक है? और अब तो जो हालात हो गए मुझे तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि हम IMF का लोन भी पे करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, और 2027 से हमारी IMF से जान छूट जाएगी। हमने यूरो बॉन्ड अभी फ्लोट किया पाकिस्तान ने अपना, उसको अभी 500 मिलियन का किया है। जितनी हमारे मुल्क की गुड्डी उड़ी हुई है, जितना हमारी दुनिया में इज्जत हो रही है, हमें तो $10 बिलियन का यूरो बॉन्ड फ्लोट कर देना चाहिए। अब आप आ रहे हैं रोड नेटवर्क की तरफ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, हमारे को रोड नेटवर्क अपना खोलना चाहिए। बलूचिस्तान के ऊपर जिस तरह से काम हो रहा है, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी, उस पर काफी बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। उसके साथ साथ CPEC आ रहा है हमारे पास। ये वो चीजें हैं जो अगर हम लोग कर गए तो हम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। एक ईरानी बॉर्डर है जिसपे इन्होंने मार्केट क्रिएट की है, रिमदान बॉर्डर, और पाकिस्तान से गवादर से करीब है गबट बॉर्डर। यहाँ के थ्रू जो है ये इस वक्त इन्होंने मार्केट्स आपस में की और थ्रू बार्टर ट्रेड ये सो काम कर रहे हैं। अगर इसमें हम सही तरह से कामयाब हो जाएं, बार्टर ट्रेड के अलावा अगर LCs खुल जाए, बैंकिंग चैनल्स स्टैब्लिश हो जाए। बिल्कुल तनवीर साहब, आफ्टर ट्रेड की बात की, इस पर मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। वहीद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। जब हम बात कर रहे हैं ना अफगानिस्तान की जो ब्लैकमेलिंग भी है, उससे भी पाकिस्तान अब बचेगा, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की जो सेंट्रल एशिया तक रसाई है, उसके जितने मंसूबे होते हैं उसमें अफगानिस्तान रुकावट डालता रहा। दूसरी बात ये, इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा कि जो रूस की मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है रूस की, क्या हमारा रास्ता अब रूस तक भी खुल जाएगा? ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी खबर होगी फिर। जी हाँ, रूस तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, खासकर फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए। बात यह कि इस सीज़न में हमारा अफगानिस्तान का तो बॉर्डर बंद रहा, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो हमने ईरान के थ्रू ट्रांसिट जो एक्सपोर्ट अभी तक किया है वो 1,23,000 टन हमने आलू एक्सपोर्ट किया है 1 दिसंबर से लेके 20 अप्रैल तक, और कीनू का सीज़न तो ख़त्म हो चुका है और कीनू हमने 62,000 किया है। अगर मैं वैल्यू वाइज करूँ तो आलू की $15.4 मिलियन की एक्सपोर्ट की है हमने, और हम कीनू की बात करें तो $23 मिलियन की है। और ये रूट हमारा CIS कंट्रीज की मैं खासकर बात करूं, फ्रूट, वेजिटेबल, पल्प, वैल्यू एडेड, जूसेस, ब्रिवेजेस की मैं जब बात करूं तो ये $250 मिलियन की
हमारी जो है और sector वही है साहब, हम इस country कैपेसिटी का। बढ़ा भी जी। सकते हैं। जब हमारे रूट्स खुल जाएंगे तो हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं, सलाहियत रखते हैं हम। नहीं, ऑलरेडी बढ़ी हुई है। देखिए इस बार आलू हमारा 12 मिलियन मैट्रिक टन था। इतनी सही। प्रोडक्शन आज तक पाकिस्तान में नहीं हुई। इसी तरह कीनू की भी थी। अगर हमें रूट इसलिए कि पहली बार इस रूट को इस्तेमाल किया, ज़ाहिर बात इसमें प्रॉब्लम आई है, मगर हुकूमत ने FI करके हमारे लिए जो है बड़ा बेनिफिट किया। हम पेरिशेबल आइटम है, अगर ना होता तो ये बड़ा वैसे लॉसेस थे हम लोग। बिल्कुल तो सर। अल्लाह वो शुक्र था कि 1 दिसंबर से हुआ है। अगर ईरान के भी सैंक्शन खत्म हो जाती है तो मैं समझता हूँ ईरान और इस गैस कंट्री को मिला के फ्रूट एंड वेजिटेबल और वैल्यू एडेड कम से कम बहुत बड़ी 400 मार्केट मिलियन है डॉलर फ्रूट एंड की वेजिटेबल मार्केट की। बन सकती है। जी बिल्कुल जी, बन जी। सकती है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बार्टर ट्रेड की तनवीर साहब आपने बात की थी अब से कुछ देर कबल ब्रेक से पहले। आपको ये प्रैक्टिकल लगता है बार्टर ट्रेड वाला मामला, या और आपको लगता है कि इससे मामला बेहतर हो जाएंगे? नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ से हम लोग चावल देते हैं, वहां से कोई चीज लेकर आ जाते हैं, तो उसके लिए देखिए प्रैक्टिकल तो सारी दुनिया में एक ही है कि बैंकिंग चैनल खुलना चाहिए, जिसके तहत ही ये कारोबार सारे चलते हैं। और अगर बैंकिंग चैनल खुल गया, फिर ईरान के थ्रू हम आगे आगे भी सप्लाई भेज सकते हैं। ईरान के थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, और ये पूरे पूरे यूरोप में आपका माल जा सकता है CAS के अलावा। ये तो फिर लाइनें खुल जाएंगी, फिर ट्रेन लाइनें बिछनी है बहुत, उस पर भी काफी काम होना है। तो जब सारे काम तो हो तनवीर जाएंगे साहब तो आपने खुद भी अब ये बात कह दी है, ज़ाहिर है नए रूट्स बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ रूट से बरामदात तो हमारी नहीं बढ़ेंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे। हमें जो मुल्क की पैदावार है वो भी बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए इकदाम भी करने इस वक्त कितने ज़रूरी हैं? हमने गवर्नमेंट को ये कहा है, देखें हमारे पिछले 3 साल जो गुजरे हैं ना इंडस्ट्री के, वो बहुत ही बुरे गुजरे हैं, और हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री बंद हुई है। हमने गवर्नमेंट को कहा है कि जो बंद इंडस्ट्री होगी आप उसको नहीं चला सकते, वो कब्रिस्तान में कन्वर्ट हो गई। 3 साल से मैं शोर मचा रहा था। बट जो फ्यूचर का टारगेट है, देखिए एक जो लोकल इंडस्ट्री है ना, जो लोकल माल बेच रही है, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो इंडस्ट्री जब एक्सपोर्ट करती है ना, तो उसको इंटरनेशनली कॉम्पीट करना होता है। अगर मैं एक चीज बांग्लादेश से मुकाबला कर यूरोप बेच रहा हूँ, तो बांग्लादेश की बिजली की कॉस्ट क्या है, बांग्लादेश में इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या है, इंडिया में क्या है, चाइना में क्या है, श्रीलंका में क्या है, वियतनाम में क्या है। हमारी आज भी बिजली की कॉस्ट जो 6 से 7 सेंट या 8 सेंट होनी चाहिए है, वेरी बिल्कुल सही। कंट्री टू कंट्री, हमारी भाई आज साहब आप भी यहाँ पर शॉर्टली बताइएगा, एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात किस में हैं और इसमें आपकी क्या तजावीज़ है? देखिए जी, एनर्जी की तो क्राइसिस पूरी इंडस्ट्री को है, मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखें जब हमारी एनर्जी कम भी सस्ती भी थी, कौन सी हमने एक्सपोर्ट बढ़ा ली थी। तो बात यह है कि हमें, मैं समझता हूँ 4 चीज़ों में फोकस करना पड़ेगा जो मुल्क में कमी है। हर सेक्टर की बात मैं करूंगा, जिसमें R&D है, जिसमें इनोवेशन है, आपको वैल्यू एडिशन पे जाना पड़ेगा, और ब्रांडिंग है। ये चीज़ें हमारी चारों मिसिंग है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ही कम है। इसलिए कि अभी आपका जो इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत शदीद बढ़ गया है, वहाँ पे एक से एक प्रोडक्ट आ गया। हमने कोई वैल्यू एडिशन जब तक नहीं जाएंगे, रिसर्च करके कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे मार्केट में, और प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं करेंगे, तो आपकी एक्सपोर्ट 100 बिलियन तक नहीं जा सकेगी। हम यहाँ ही बिल्कुल खड़े सही। होंगे 32 से 35 बिलियन। तो बात ये कि हमें एनर्जी को भी देखा जाए, और जो हमारे जो लॉजिस्टिक है, और मैं समझता हूँ अगर हमारे पास बास्केट में प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब तक कम नहीं होगी तो हमारा जो कंपटीशन है हमारे जो बिल्कुल पड़ोसी सही। मुल्कों के साथ, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं हमें ये समझता आप हूँ बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हमें रीजनली कंपैरेटिव होना बहुत ज़रूरी है। तनवीर साहब आप भी इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। रीजनली कंपैरेटिव होना, जैसे कि आपने जिक्र भी किया, एक तो बहुत ज़रूरी है, और सेकेंडली वेस्ट एशियाई ममालिक लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, उनको समंदर तक रसाई के लिए ज़ाहिर है गवादर और फिर कराची पोर्ट सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ती हैं, तो ईरान का जो ट्रांजिट रूट है वो कामयाब हो जाता है। तो फिर हम क्या तवक्को रखें कि हमारे इन ममालिक साथ जो तिजारत है वो किस हद तक बढ़ जाएगी? सर यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, बट गवर्नमेंट को चाहिए फौरी तौर पे, जो अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट हमारे साथ इन्वॉल्व है, SME की जो आप बात कर रहे थे, SME के लिए गवर्नमेंट को सस्ता लोन देना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश करनी पड़ेगी। इस वक्त हमने जो गवर्नमेंट से बात की है वो ये कहा है कि जो 10 करोड़ तक का यूनिट लग रहा है ना, उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दें, और जो 100 करोड़ का यूनिट लग रहा है उसको 3% पे लोन दे दें, और जो 500 करोड़ का यूनिट लग रहा है उसको 5% पे दे दें, और अवेलेबिलिटी ऑफ कैश कर दें। अगर आप ये करते हैं, देखिए गवर्नमेंट को 10 साल इंडस्ट्रियल पॉलिसी देनी है, क्योंकि जो हम लॉन्ग टर्म जब तक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, बहुत सारे यूनिट्स को मार पड़ गई, बहुत सारे यूनिट बंद हो गए।
तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जैसे हमारी गवर्नमेंट देगी, जो मैं पर्सनली आई एम वेरी होपफुल कि गवर्नमेंट देने जा रही है। फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो हमारा कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, जो हाउसिंग बिजनेस है, फाइलों की बात मैं नहीं कर रहा, फाइलों के मैं खिलाफ हूँ। जो घर बनते हैं, जब एक घर या एक हाई राइज प्लाजा या बिल्डिंग बनता है, उसके साथ 80 इंडस्ट्री चलती है। तो वो बिल्कुल 80 बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं और उनकी भी इसमें ग्रोथ है। लास्टली वक्त की किल्लत है, तनवीर साहब हम मौके का फ़ायदा उठाएंगे। एक सवाल आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं कि बजट की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। बिजनेस कम्युनिटी को क्या तवक्कुआत हैं इस बजट से? सर, ये जो बजट आ रहा है, इस पे आपकी FPCCI ने और हमारा एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, हमने मिल के पूरा का पूरा एक शैडो बजट तैयार किया है और उसको हम लोग इंशाल्लाह 1 मई को मार्केट में ओपन करने जा रहे हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट बजट देती है वो, क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं आती है, हमें ग्रोथ चाहिए, और उसमें हमने टॉप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट्स हायर किए हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। हम ये गवर्नमेंट को, हमें पता है गवर्नमेंट की मजबूरियां भी क्या है, IMF का मसला क्या है, गवर्नमेंट को भी बजट का प्रॉब्लम है। उसको सामने रखते हुए हमने एक अपना बजट प्रपोजल बनाया है। मैं इंशाल्लाह 1 मई को उसको ओपन अप तनवीर करूंगा। साहब, क्या तजावीज़ हैं इस शैडो बजट में? सर, वो मैं चाहूंगा कि मैं 1 मई को ईद में एक साथ ही, तो जरा मजा सही। ज्यादा आएगा। ठीक है एसएम तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। और वहीद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने शो में हमें ज्वाइन किया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।